नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश पे। बांग्लादेश की ये जो नई हुकूमत बनी है वहाँ पे, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसको के वहाँ पे एनजीओ के जो चीफ थे, नोबेल प्राइज विनर हैं, यूनुस साहब चला रहे हैं। उनका ब्यौरा लेंगे। ये इस 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं अब। इस 100 साल में क्या हुआ, क्या कारण था कि वहाँ पे कू हुआ और फिर उसके बाद इस तरीके के हालात डेवलप हुए। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और फिर उसके बाद ये कि एक बड़ा देश है और स्ट्रेटजिकली बहुत लोकेटेड है वहाँ पे, और वहाँ के ऊपर बहुत इंटेंस चाइना और अमेरिका का कंपटीशन भी चल रहा है। दोनों ही वहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हैं एक्टिविटीज़ में, ख़ास तौर से अब शेख हसीना के आने के बाद। पहली बात तो यह है कि ये ऐसा लगता है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट अभी कुछ समय तक और चलेगी और ये जब तक चलती रहेगी, ऐसा लगता है कि जब तक के वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी या शेख हसीना के जो समर्थक हैं और ये डेमोक्रेसी वाला जो मूवमेंट था, पुराना जो सेकुलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, उसका जब तक के पूरी तरीके से उनका दमन न कर दिया जाए, सप्रेशन ना हो जाए। हम देख रहे हैं लगातार किलिंग, अरेस्ट, ये सब हो रही है। शेख हसीना की पार्टी के जो लोग थे, वो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब रोजाना अखबारों में आता है। एक उनको ढूंढ ढूंढ के सताया जा रहा है बहुतों को। कुछ तो उसमें सचमुच इन्वॉल्व थे, जो वहां पे जो कुछ भी हुआ उसके अंदर उनकी भी काफी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि शेख हसीना ने जिस तरीके से किया। उनके शेख हसीना के दो फेज थे पॉलिटिक्स के। एक फेज वो था जिसमें डेवलपमेंट एजेंडा था और काफी तेज बांग्लादेश तरक्की भी कर रहा था, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई थी अंडर डेवलप कंट्रीज की, और काफी निवेश भी बाहर से आ रहा था। अमन शांति भी थी, थोड़ी बहुत होती थी तो वो दबाने की नीति थी उनकी, वो दबा के कामयाब हो जाती थी। लेकिन जो वहां पे पैंडेमिक आया, यानी कोरोना काल के बाद से जो सडन डिक्लाइन हुआ, उसको वो संभाल ही नहीं पाई। उसके कई कारण थे। दूसरी तरफ ये भी था, कई कारण थे। इकोनॉमी भी डिक्लाइन पे आ गई थी। कोरोना काल में बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो चला गया, और नया सोर्स ऑफ डेवलपमेंट वो कर नहीं पाई, और डेवलपमेंट जिस तरीके का होना चाहिए था उस फेज उनके पीरियड में नहीं हुआ, हालांकि इतने लंबे समय तक वो सत्ता में थी। दूसरी बात ये भी है कि करप्शन बहुत डीप रूटेड था और नेपोटिज्म भी थी। उनके जो फेवरेट लोग थे वो जो ऐसा चाह रहा था, जो चीज चाह रहा था कर रहे थे, उनको पूरी छूट थी। फिर बाद में उनका लगता ऐसा है कि कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया था पॉलिटिक्स के ऊपर, और वो बहुत, उनकी जो सरकार थी वो बड़ी अथॉरिटेरियन हो गई थी, तानाशाही वाला स्टाइल हो गया था। जो जरा सा बोल रहा था जेल, फिर उसके अलावा पूरी तरीके से दमन की नीति उन्हीं ने अपना ली थी। ये नीति बहुत समय तक नहीं चलती। हाँ, तभी तक चलती है जब तक के आर्मी का समर्थन हो। हमने देखा ये कि बाद में आर्मी भी उनसे नाला थी। इसी के पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की आर्मी है उसमें दो धड़ों में बटी हुई। एक वो ग्रुप है जो बहुत कट्टर धार्मिक है और दूसरा वो है जो सेकुलर है। तो इन दोनों की अलग अलग राजनीति है। हालांकि जो लड़ाई लड़ी थी वो सेकुलर ग्रुप्स ने लड़ी थी 71 में, और उसमें बहुत से लोग उनके मरे भी थे। और फिर उसके अलावा ये भी हुआ था कि वो पूरा एक अलग वाकया है, कभी और बात की जाएगी। लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि उसके बाद इन्हें आज़ादी मिली। और दूसरी तरफ ये कि बांग्लादेश जो देश है, इसमें जो है जो बंगाली आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, और धर्म से भी ज्यादा स्ट्रांग है उनकी आइडेंटिटी और कल्चर जो है उनका। इसलिए कि हमने ये देखा कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था और बांग्लादेश उसका हिस्सा था, लेकिन सन 71 में 1947 में पाकिस्तान बना और सन 71 में बांग्लादेश अलग हो गया। और एक बड़ा मास पॉपुलर मूवमेंट था वहां पे, जिसमें में कई लाख लोग मरे, और जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने की,
नमन किया, वो सब जानते हैं, वो एक हिस्ट्री है जिसको कि बांग्लादेशी अभी भूले नहीं है। और ये चीजें चलती रही और आर्मी जो थी, हमने देखा कि इस समय जो पाकिस्तान की बांग्लादेश की आर्मी है वो चाहती कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध हो और उसका सीधा रिश्ता, वो स्वयं सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। उसका मॉडल जो है वो पाकिस्तान वाला मॉडल है कि जिस तरह पाकिस्तान में है इस तरह वो इस समय वो उसी तरह बिहेव कर रही है। क्या आगे कर पाएगी ये तो समय बताएगा। यानी सेना और पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हो उसका गठबंधन, और उसके लिए जरूरी है कि उनको सपोर्ट जो होनी चाहिए वहां पे कट्टरपंथी धार्मिक संस्था, यानी वहां की जो जमात इस्लामी है, जो उनको लेजिटिमेसी दे सके, जो उनको मान्यता प्रदान कर सके उनके रूल को और उनको ये। तो इसी जमात से का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आने वाले समय में, और इनका पहले भी था रोल। और जमात का जो पॉलिटिक्स है वो चाहती है पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हो, वो इंडिया के खिलाफ है, भारत से नफरत बन के रखती है, और वो चाहती है कि एक इस्लामिक स्टेट, उसका अल्टीमेट गोल जो है इस्लामिक, जैसे पाकिस्तान की जमात इस्लामी है उसी तरह का। भारत की जमात इस्लामी डिफरेंट है, उसका वो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है, लेकिन पाकिस्तान की और जो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी ये बिल्कुल अलग, जमात जो है वो बिल्कुल अलग स्टाइल में बिहेव कर रही है। अब ये है कि ये जो मूवमेंट इमर्ज हुआ था स्टूडेंट का वो बहुत जेन्युइन मूवमेंट था, इसलिए कि जिस तरह के रिजर्वेशन थे उसका फायदा उन लोगों को हो रहा था जो अवामी लीग के लोग थे, लेकिन ये कि ये मूवमेंट पॉपुलर था और एकदम से बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ पूरे बांग्लादेश में, स्टूडेंट्स ने इसकी में फैल गया, और उसी के साथ उसी मूवमेंट में जमात के लोग और यानी कट्टरपंथी और मिलिटेंट ग्रुप्स, ये सब जो पाकिस्तान में ट्रेंड हुए थे ये सब इसका हिस्सा बन गए, और उसके बनते ही एक बड़ा रूप ले लिया इसने। और फिर उसके अलावा ये भी था कि जो वायलेंस, हत्याएं शुरू हो गई, आग लगने लगी जगहों पे एकदम से, जो सेना आर्मी पुलिस ने चाहा दमन करने की और बड़ी सख्त नीति इन लोगों ने अपनाई जिसमें काफी लड़के मर गए, उससे और ज्यादा गुस्सा जनता में आ गया। सेना का जो रोल होना चाहिए था सेना ने वो रोल नहीं प्ले किया, सेना ने बल्कि कह दिया कि हम अपने लोगों को मारेंगे नहीं। अरे मारने की जरूरत नहीं थी, अगर एक बार मिलिट्री मार्च हो जाती और फ्लैग मार्च जिसे कहते हैं और कर्फ्यू ऑर्डर लग जाता कुछ समय के लिए, और धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आर्मी चीफ जो थे उन्हीं ने शेख हसीना से मुल्क छोड़ने को कह दिया, और फिर उसके बाद वायलेंस नहीं रुका, चलता रहा। तो वो मूवमेंट अब वो उसी के लोग हैं जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल बहुत ही कमजोर गवर्नमेंट है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये कहते कुछ है होता कुछ है। और इस बीच में हुआ ये है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उसमें बहुत लोग मारे गए, और अभी भी उनके ऊपर थ्रेट बना हुआ है, अभी भी उनके ऊपर अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, बराबर ये खबरें आती रहती हैं। हालांकि वो लोग कहते हैं कि एग्जैजरेट कर रहा है वेस्टर्न मीडिया और भारत को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वहां पे ऐसा हो रहा है, इसलिए कि वहां पे और भी बहुत से ग्रुप हैं जो ये इस बात को रिपोर्ट करते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी आता रहता है और उसके अलावा भी होता रहता है, पता चलता रहता है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, खबरें तो छुप नहीं सकती आज के दौर में कहीं भी, इसलिए कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है। जमात और इनका जो कॉम्बिनेशन है सेना का, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा पाकिस्तान में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन सेना, बाकी इंस्टीट्यूशन जितने होंगे स्टेट के, चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो या इलेक्शन कमीशन हो, इस तरह के जितने भी हैं वो सब सर्विएंट होंगे सेना के, और सेना ही का रूल इस वक्त सबसे पावरफुल है। जमात पावरफुल हो जाती है, जमात की यूं तो सपोर्ट 11% से ज्यादा नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं है, और वहां पे बांग्लादेश में भी लगभग इतनी है, क्योंकि जब शेख हसीना अपोजिशन, शेख हसीना के रूल में इतना ज्यादा सप्रेस था, सारे लीडर्स अपोजिशन के जेल में थे, उस समय अंडरग्राउंड
जमात ने काम किया और उसमें वो बढ़ गई, उसकी वीमेन विंग और ये सब जो उन्हीं ने बहुत सी लगभग 50 ऑर्गेनाइजेशन फ्रंटल खोल के जो काम किया, उससे ये इनको शक्ति मिल गई। लेकिन ये सोचना कि वो हमेशा रहेंगे तो ऐसा संभव नहीं। अभी भी उनकी सपोर्ट बेस जो है, जो कहा जा रहा है, ये टेम्परेरी सपोर्ट बेस है जो उनके पास आई है। पता नहीं, कहा नहीं जा सकता, समय बताएगा कि कितनी है उनकी, लेकिन फिलहाल 11% के करीब बताई जाती है। और पहले भी इसी तरह की थी, इलेक्शन में ये कभी 8 सीट, 10 सीट, 11 सीट, इसी तरह वो जीते हैं। अब ये देखना है कि जमात जो है वो उसकी पॉलिटिक्स क्या है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जमात की जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली बहुत हेट्रेट वाली पॉलिसी है, नफरत वाली पॉलिटिक्स है, कट्टरपंथी धार्मिक। इनका एम प्योर इस्लामिक स्टेट का गठन करना और उसके अंदर माइनॉरिटीज का कोई रोल नहीं। फार राइट पार्टीज इसी तरह की बातें करती हैं। ट्रम्प भी, अमेरिका में भी आजकल इसी तरह की बातें हो रही हैं और बहुत से और से यूरोप के देशों में भी। तो ये जो है, उसके अलावा ये भी है कि इनकी कोशिश ये होती है कि जुडिशरी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों को भरना, और एक लोअर मिडिल क्लास में इनकी काफी सपोर्ट रहती है हमेशा, हर जगह लोअर मिडिल क्लास और स्कूल टीचर्स, ये इनका बड़ा सपोर्ट बेस होता है जो काफी वोकल भी होता है। और ये भी है कि ये डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सब के खिलाफ रहते हैं। इनका मानना यह है कि मुसलमानों को चाहिए स्ट्रांग गवर्नमेंट, और स्ट्रांग गवर्नमेंट यानी आर्मी ही प्रदान कर सकती है, आर्मी और धार्मिक संस्थाएं मिलके। और ये भी है कि ये इस्लामिक रूल जो इनका है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है मुस्लिम्स को। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं ऐसा ही है, और यहाँ पे भी एक, लेकिन पाकिस्तान में फर्क बांग्लादेश में इतना है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल डेमोक्रेटिक मूवमेंट था वो काफी कमजोर हो गया, जो अब दोबारा से इमर्ज हो रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट को। बांग्लादेश में शुरू से ये काफी स्ट्रांग रहे और ये आतंकवाद के भी खिलाफ रहे वहां के लोग, और काफी लंबी लड़ाई लड़ी है। बांग्लादेश के अंदर जो है वो लोग जो वहाँ के सूफी सेक्ट्स हैं या जो वहाँ के लिबरल हैं, जो अधिकतर लोग हैं वो बेसिकली देखा जाए तो सेकुलर हैं। जैसे भारत के अंदर सेकुलर अधिकतर लोग हैं, लेकिन इस पर में कम्युनल हो जाते हैं, उसी तरह वहां पे भी है हिसाब। लेकिन ये है कि वो डाइवर्सिटी चाहते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं, सैकड़ों साल से मिलजुल के रह रहे हैं। एक लड़ाई भी लड़ी है इन्हीं ने पाकिस्तान के मूवमेंट के गठन पे, ये बहुत एक्टिव थे वहां पे, तभी से वहां पे मुस्लिम लीग थी, फिर उसके बाद जमात ने उसकी जगह ली, बची कुची। तो इस तरीके से वो पुराना मूवमेंट है उनके यहाँ वो, और आर्मी में भी वो लोग हैं जैसा मैंने बताया। और तो ये जो दूसरी उनकी ये है कि बहुत एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बांग्लादेश बगैर भारत से दोस्ती करे उसका सर्वाइवल मुश्किल है। सर्वाइवल तो रहेगा, अराजकता की तरफ चला जाएगा। उसकी वजह यह कि बहुत बड़ा बॉर्डर भारत से मिलता है और काफी डिपेंडेंट है ये एक भारत के ऊपर। ये लोग पड़ोसी देश एक दूसरे की मदद अगर नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के लिए भी मुश्किल होगा अगर वहां से आतंकवाद आता है आने वाले समय में, और पाकिस्तान, चाइना ये सब करेंगे की कोशिश होती है कि इनस्टेबिलिटी भारत में फैलाने की। तो इसलिए भारत के लिए बहुत मुश्किल का समय है, बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, कर रहा होगा भारत। अब देखना यह है कि बार बार ये कहा जाता है कि अभी समय नहीं आया इलेक्शन के का, और समय तो तभी आएगा जब पूरी तरीके से जमात और हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां पे हैं वो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, शेख उनकी जो है जियाउर रहमान की बनाई हुई थी, खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट हैं, जिनकी उम्र बहुत हो गई, 79 ईयर्स की हैं, काफी बीमार हैं और शायद बाहर जा रही हैं इलाज के लिए, भी कोशिश हो रही है, उनको व्हील चेयर पे आती हैं अस्पताल। तो और दूसरी तरफ ये है कि आवामी लीग को हो सकता है ये लोग बैन भी कर दें अगर इलेक्शन में लड़ने की बात करें, या जो कमीशन बैठ रहा है इस वक्त इंक्वायर कर रहा है कि क्या क्या इन लोगों ने एक्सेसेस किए हैं वहां पे, किस तरीके से दमन किया है, लोगों को मारा है, तो हो सकता है अवामी लीग को। लेकिन कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि वो जो उसका बेस है वो नहीं खत्म हुआ।
वो ग्रुप अभी भी हैं, वो आइडियोलॉजी अभी भी है, वो रीग्रुप होके किसी नई पार्टी और नए लीडर के रूप में इमर्ज कर सकती है, जो पाकिस्तान में नहीं हो पाया। बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने, भुट्टो की पार्टी थी जो लड़ रही थी शुरू में, उसी ने कंप्रोमाइज कर लिया जब देखा कि नहीं, उनकी हत्या हुई, क्या कहते हैं, दो उनके बड़े लीडर यानी जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद उन लोगों ने टोटली सरेंडर कर दिया। बेनजीर कंप्रोमाइज करती थी, लड़ती भी थी, उनका ये था कैरेक्टर। लेकिन बांग्लादेश में एक लड़ाई चलती भी नजर आती है और उनको सपोर्ट भी है। इसी के जब हमने देखा कि हिंदुओं के घरों पे अटैक हुआ, तो उस समय या मंदिरों पे अटैक हुआ, तो बहुत सी मस्जिदें, जो सूफियों की मस्जिद थी, वो बाकायदा लाउड स्पीकर पे ऐलान कर रहे थे कि आप उनको बचाइए, रोकिए, वहां पे जाइए, इस तरह के इंस्ट्रक्शन हो रहे थे। और लोग गए भी, बचाया भी बहुत से मंदिरों को। लेकिन हर जगह तो जा नहीं सकते थे, हर जगह सूफी सेक्ट भी नहीं थे, बहुत सी जगहों पे ये कमजोर थे। वहां पे इन्हीं ने मंदिरों पे भी अटैक किया, बड़े मंदिर पे अटैक किया, और फिर उसके अलावा इनके लोगों को भी मारा, और बहुत लोग मरे, कई 100 लोग मरे भी हैं। ये खबर बिल्कुल सही है, जिसको अलग अलग तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। अब ये भी देख है कि उनकी जो इस समय इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। एक समस्या ये भी है, आर्मी और जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, इनके पास डेवलपमेंट एजेंडा नहीं होता। आर्मी के पास एक ही तरीका होता है मुल्क को चलाने का, डंडा, फोर्स के जरिए वो चलाना चाहते हैं। बाई फोर्स चल नहीं पाता, जो हो रहा है हम देख रहे हैं पड़ोस में हमारे। एक लिमिट तक आप चला सकते हैं, उसके बाद नहीं फोर्स काम करता। अब तो दूसरी तरफ ये भी है कि कोई करिस्मेटिक लीडर नहीं है बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान को इस समस्या से निकाल सके। तो लंबे समय तक ये संभव है कि आर्मी वहां पे डटी रहे इनके साथ मिलके, और पीएनबी जब राजी हो जाएगी जमात के साथ काम करने की, कोई अरेंजमेंट हो जाएगा, मेरे ख्याल है बातचीत चल रही होगी, पीएनबी को इतना बीएनपी को इतना इनकार भी नहीं होगा। सत्ता में आने के लिए वो काफी इच्छुक है, तो कुछ दिनों के लिए वो आएगी, गिरेगी, पड़ेगी, क्या होगा ये तो वायलेंस समय आने पे पता चलेगा। अब ये देखना है कि इकोनॉमी की रिकवरी तो हो नहीं रही, बल्कि और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो लोग हैं, बांग्लादेशी, इनके यहाँ वायलेंस बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। ये लोग बाई टेंडेंसी जो है, ये इमीडिएट चाहते हैं चीजों का हो जाना। हमने देखा कि जब शेख हसीना को हटाने के लिए हुआ तो फौरन वायलेंस हो गया। उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसमें भी अक्सर वायलेंस हो जाता है। ये बहुत सी जगहों पे होता है, केवल वहीं सीमित नहीं है, दूसरे मुल्कों में, पड़ोस के सभी मुल्कों में ऐसा हो जाता है। तो वो अपनी डिमांड जल्दी चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनकी सफरिंग, बहुत जमाने से वो सफर कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी से तरक्की हो। वो देख रहे हैं बगल में इंडिया में इकोनॉमी इतनी डेवलप हो गई और वो पीछे। एक कारण ये भी है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, और सभी पड़ोसी देशों में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन लोगों के ऊपर। ये मूवमेंट जो है, ये जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स है या इस तरह की पॉलिटिक्स है, ये बहुत समय, हमने पहले भी बताया, ये चलने वाली नहीं है। अब ये किस तरीके से किधर जाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूं कि हम लोग को थोड़े समय और वेट करना चाहिए, देखना चाहिए किस तरफ जा रही है। मगर एक चीज जरूर है, बहुत से लोगों का मानना ये है कि अमेरिका का एक बड़ा रोल था, जिसने पाकिस्तान की मदद से वहां पे जिस मूवमेंट में, जो इस्लामिक मूवमेंट था, उसके चलाया, और वहां पे जो कू हुआ हसीना के खिलाफ, उसमें उनका रोल था। मगर मुझको ऐसा लगता है कि ये बाजी अमेरिका ने तो जरूर किया होगा, इसलिए कि वहां पे वो चाहते थे अपना वर्चस्व जमाना। लेकिन जो बदलती हुई पूरे रीजन की और पूरे पश्चिम एशिया की जो सिचुएशन है, उसमें अल्टीमेट विनर जो होगा वो चाइना ही होता हुआ नजर आता है। चाइना के वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट भी है, और चाइना एक बड़ी शक्ति के रूप, बड़ा इन्फ्लुएंस
उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अमेरिका, क्योंकि बांग्लादेश के पश्चिमी देशों से भी अच्छे रिलेशन है और उसका इम्पैक्ट वहाँ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो रहा है, एशिया में भी डिक्लाइन हो रहा है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज की बात बहुत से देश करने लगे हैं, तो इसमें चाइना वुड बी मेजर गेनर, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा फिलहाल। और ये कितने समय तक चाइना रहेगा ये भी पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारत को इग्नोर करके वहाँ उनकी प्रोग्रेस और तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी पावर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।